हेलो स्टूडेंट्स। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कभी कोई पेशेंट या जिसको पर्सन को किसी को अगर डिजीज हो जाती है, वो अगर डॉक्टर ऑफिस विजिट करता है, डॉक्टर उसको कोई ए टाइप का एंटीबायोटिक प्रोवाइड कर देता है, लेकिन उससे वो डिजीज क्योर नहीं होती, वो इन्फेक्शन क्योर नहीं होता। वो परेशान होकर किसी दूसरे डॉक्टर को विजिट करता है, वो एक दूसरा कोई एंटीबायोटिक प्रोवाइड कर देता है, उससे भी आपकी डिजीज ठीक नहीं होती। ऐसे करके आप तीसरे चौथे और बहुत सारे डॉक्टर्स को विजिट कर लेते हैं, लेकिन आपका जो इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल जो इन्फेक्शन है वो ठीक से खत्म नहीं होता। तो क्या प्रॉब्लम है? ऐसे ये डॉक्टर्स की प्रॉब्लम है या किसी और चीज की प्रॉब्लम है, या उस पर्टिकुलर मेडिसिन के अंदर में ऐसी कुछ प्रॉब्लम है? दरअसल प्रॉब्लम ना ही डॉक्टर की है, ना ही उस पर्टिकुलर मेडिसिन की है, बट प्रॉब्लम है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उस बैक्टीरिया, उस फंगस, उस प्रोटोजोआ, उस वायरस की, जो कि आपकी बॉडी में बैठा है और उसने उन सभी एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट में एक रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर ली है बिकॉज ऑफ द लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू दैट पर्टिकुलर एंटीबायोटिक। आजकल हर चीज में हम एंटीबायोटिक यूज करते हैं, यानी फूड के अगर कोई चीज है, वहां से लेकर सॉप, तो आपके जो शैम्पूज होते हैं, हमारी जो स्वीट्स होती हैं, मिठाइयां, उनके ऊपर में जो फॉइल पेपर लगाया जाता है एल्यूमिनियम का, सिल्वर का, वो भी एक एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी रखता है। हम कई बार बिना किसी डॉक्टर के सजेशन के एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अननेसेसरी सैनिटाइजर्स को यूज किया जाता है, खुद ही सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, प्रॉब्लम कुछ और होती है और हम मेडिसिन किसी और चीज की, यानी हम एंटीबायोटिक जनरली ले लेते हैं। ऐसे में अलग अलग टाइप की एंटीबायोटिक्स अलग अलग टाइम पे दी जाती है, जैसे कि एक पहला होता है हमारा थेराप्यूटिक। थेराप्यूटिक का मतलब है कि जब किसी एनिमल को या ह्यूमन को डिजीज होती है, स्पेशली किसी एंटी जो माइक्रोब्स हैं उनकी वजह से, अगर किसी माइक्रोब की वजह से डिजीज होती है, तो उस केस में जो आपको मेडिसिन डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं और जो मेडिसिन आप लेते हैं, दैट इज थेराप्यूटिक। लेकिन एक दूसरा भी टाइप का मेडिसिन हम लेते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोफाइलेक्टिक। प्रोफाइलेक्टिक के अंदर में क्या होता है, इसके अंदर में जनरली जो पेशेंट होता है उसको वो डिजीज होने वाली होती है, ऐसा प्रिडिक्शन होता है। डॉक्टर्स को कई बार ऐसा लगता है कि ऐसी कंडीशन में इसको कोई डिजीज ना हो जाए। जनरली जब कोई ऑपरेशन होता है, जनरली उस टाइम पे डॉक्टर्स इसको कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, इस वजह से जो मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोफाइलेक्टिक। इस तरह की जो मेडिसिन है एक प्रिवेंटिव मेजर में ली जाती है और ऐसे में बहुत ज्यादा क्वांटिटी की एंटीबायोटिक हमारी बॉडी के अंदर में पहुंच जाती है। और तीसरा तरीका होता है नॉन थेराप्यूटिक। नॉन थेराप्यूटिक का मतलब है कि एक ऐसी तरीके से एंटीबायोटिक को यूज करना, किसी भी टाइप के ऐसे एंटीबायोटिक को यूज करना जिसमें पर्सन जो है वो हेल्दी है, उसको कोई डिजीज नहीं हुई है, लेकिन वो डिजीज जो है वो एक तरीके से माइक्रोब जो है वो उसके अंदर में जब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाता है तो वो डिजीज कॉज करता है। यानी जो नॉन थेराप्यूटिक होती है एक हेल्दी पर्सन को जनरली दी जाती है, ताकि उसके अंदर की जो प्रोडक्टिविटी है, हार्मोनल कई बार, या फिर एंजाइम प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाए, प्रोटीन प्रोडक्शन बढ़ जाए, वहां पे जो हमारे जो एजेंट्स चाहिए होते हैं हमारी बॉडी के अंदर में, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भी कई बार नॉन थेराप्यूटिक, यानी थेराप्यूटिक है जब डिजीज होती है तब दी जाती है। प्रोफाइलेक्टिक है हमारा जिसमें यानी एक तरीके से प्रिकॉशन के फॉर्म में दी जाती है कि इसको कोई डिजीज ना हो जाए, उससे पहले ही मेडिसिन दी जाए। और नॉन थेराप्यूटिक एक हेल्दी पर्सन को दी जाती है उसके अंदर में कुछ इंप्रूवमेंट लाने के लिए, और उसके लिए हम देखते हैं कि ऐसी कंडीशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। इन तीनों कंडीशन में कई बार बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक दे दी जाती है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म एक्सपोजर हो जाता है उस पर्टिकुलर माइक्रोब का, चाहे वो फंगस हो, चाहे वो एक तरीके से आप बोल सकते हैं प्रोटिस्टा हो, या फिर वो बैक्टीरिया हो, या फिर वायरस हो। जब लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होगा तो धीरे धीरे करके उनकी बॉडी के अंदर में एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, जो कि उनके जीनोम में ऐड हो जाती है। जी हाँ, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर में म्यूटेशन बहुत फास्ट रेट से होती है। उदाहरण के तौर पे आप मान सकते हैं कोरोना को। कोरोना के बहुत सारे वेरिएंट आपके सामने आए,
जब कोरोना की पहली बार वेरिएंट आया था तो उससे हम नॉर्मल जो मेडिसिन लेते थे उससे वो ठीक हो जाता था, लेकिन दोबारा से जब उसका सेकंड वेव आई तो तब आपने देखा कि उसमें ज्यादा डेथ हुई, क्योंकि उस टाइम पे वो जो वायरस है, कोरोना वायरस है, कोविड वायरस है, वो उसने अपनी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर ली, जिसकी वजह से ये रेजिस्टेंस पावर बढ़ने की वजह से दूसरी मेडिसिन वैक्सीन का ज्यादा असर हमें देखने में नहीं मिला। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर में बात करेंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने अपनी एक न्यू लिस्ट जारी कर दी है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से रिलेटेड। उसने बोला है कि हमारी ऐसी बहुत सारी एंटीबायोटिक्स है जो हमारे आसपास हम एनिमल्स को प्रोवाइड करते हैं, ह्यूमंस को देते हैं, और उनमें से ऐसी एंटीबायोटिक जो बहुत ज्यादा हार्मफुल है और जिसके अगेंस्ट में माइक्रोब्स ने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है, वो हम अब बैन करने वाले हैं। इसको 1 अप्रैल 2025 से इंप्लीमेंट भी कर दिया जाएगा और फाइनल ड्राफ्ट भी आ चुका है, यानी इसको फाइनली अब बस इसको इंप्लीमेंट करने की देरी है और नेक्स्ट ईयर अप्रैल से इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। डेफिनेटली फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए थोड़ा लॉस इसमें जरूर होगा, क्योंकि ऐसी कुछ ड्रग्स को, एंटीबायोटिक्स को भी बैन कर दिया जाएगा जो इंडिया में बिल्कुल भी नहीं बिक सकती है। लेकिन यहां पे एक मेन चीज है कि ये हम किस चीज के लिए कर रहे हैं, ये भी ह्यूमन के लिए इस तरीके से मना नहीं किया गया है, रेस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है, प्रोहिबिट नहीं किया गया है। ये स्पेशली जो हम फूड से एंटीबायोटिक्स पहुंचता है हमारी बॉडी में, उसके ऊपर ये बैन किया जाएगा, रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, प्रोहिबिट किया जाएगा या फिर रेगुलेट किया जाएगा। एक न्यू लिस्ट जारी करी है FSSAI ने। यानी कि जब भी आप कोई, स्पेशली जो लोग मिल्क यानी एनिमल का मिल्क पीते हैं या फिर मीट खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन है, या फिर एग कंज्यूम करते हैं, ऐसा देखा जाता है कि जब एनिमल्स जो कि एनिमल फूड्स हैं, इन एनिमल फूड्स के अंदर में बहुत सारे एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जब वो हमारी बॉडी में जाता है तो वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो हमारे जो बैक्टीरिया और जो माइक्रोब्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, वो एक तरीके से उसके अगेंस्ट पहले से रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर चुका होता है और हमारी वो डिजीज क्योर नहीं होती। तो हमें इनडायरेक्टली ह्यूमन को बचाने के लिए एनिमल्स के अंदर दिए जाने वाले एंटीबायोटिक्स को यहां पे बैन, रेस्ट्रिक्ट, रेगुलेट और प्रोहिबिट किया जा रहा है। अलग अलग कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं कि क्या है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे न्यू डेली मेटालो बीटा लैक्टम 1, ये कुछ टाइम पहले बैन किया गया था। ये एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सुपर बग डेवलप हो चुका है। ये एक सुपर बग का नाम है, यानी एक माइक्रोब का नाम है, जिसने हमें जो एक तरीके से जो ड्रग्स होते हैं उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर ली। ऐसे एक और है मिथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस। ये भी एक माइक्रोब है जिसने मिथिसिलिन के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर ली है। ऐसे ही बहुत सारे सुपर बग्स हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम एक और देखें, जैसे कि हमारा जो MDR टीबी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, टोटली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी और जो एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी है, वो भी यहाँ पे जो टीबी के जो माइक्रोब्स हैं उन्होंने भी रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर ली है। जो हमारी जो वैक्सीन, जो मेडिसिन दी जाती है टीबी के केस में, आप देखते होंगे कि जो 3 महीने का कोर्स चलता है उसके बाद भी टीबी के पेशेंट टीबी से ठीक नहीं होते हैं, तो उनके लिए एक महीने का सेपरेट ओवरडोज के सेपरेट एक कोर्स चलता है जिसमें ओवरडोजेस दी जाती है एंटीबायोटिक की, क्योंकि जो 3 मंथ्स के कोर्स में जो एंटीबायोटिक दी जाती है उसके अगेंस्ट ज्यादातर जो माइक्रोब्स हैं, वायरसेस हैं, उन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है और जिसकी वजह से जो टीबी है वो डिजीज ठीक नहीं होती है। तो इस तरह के जो बहुत सारे सुपर बग्स अब हमारे आसपास घूमते हैं, अगर वो हमारी बॉडी में चले जाएं तो डेफिनेटली हम कोई भी एंटीबायोटिक लेंगे तो हमारी बॉडी के ऊपर उसका असर नहीं पड़ेगा और जो डिजीज है वो एज इट इज बनी रहेगी, वो जल्दी से क्योर नहीं होगी। आइए इस चीज को डिटेल में समझते हैं। स्पेशली अभी जो अमेंडमेंट किए गए हैं FSSAI के लिस्ट के अंदर में, वो स्पेशली जो एनिमल फूड हैं, यानी इस तरह के जो पोल्ट्री फार्म से आते हैं या फिर मीट की जो आपके जो एक तरीके से एनिमल्स जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, ह्यूमंस होते हैं, उनके लिए जो मीट खाते हैं, जो वो उसके अंदर में बहुत सारा एंटीबायोटिक आजकल देखने को मिल रहा है और वो एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा क्वांटिटी हमारी बॉडी में जा रहा है, आसपास घूम रहा है, जिसकी वजह से माइक्रोब्स ने उसके ज्यादा एक्सपोजर की वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है। और इसके अंदर में टैकलिंग एंटीबायोटिक यूज एंड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इन इंडिया, इस पे करने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप इंडिया में अभी लिया गया है। यानी यहाँ पे 2 चीजें हैं, यानी फार्मास्यूटिकल कंपनी को लॉस होगा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि हम लॉस को बियर कर सकते हैं, बट ह्यूमन हेल्थ हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी
होगा। यानी इस तरह के जो फूड जो कि एनिमल्स से आते हैं, मीट, एग और जो मिल्क है, उसमें एनिमल्स को जो एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं व्हाइल डिराइविंग दिस थिंग, यानी इस तरह के फूड निकालते वक्त वो एक तरीके से बैन कर दिए गए हैं। सारे एंटीबायोटिक बैन नहीं किए गए हैं, बट एक लॉन्ग लिस्ट है जिनको बैन कर दिया गया है। पहले भी इस तरह के रूल्स आए थे, यानी एफएसएसएआई पहले भी इस तरह के रूल ला चुकी है, लेकिन उस रूल के अंदर में सिर्फ उस टाइम पे एंटीबायोटिक को रेस्ट्रिक्ट किया गया था जिस टाइम पे वो प्रोसेसिंग के अंदर में होगा। यानी उसमें एनिमल को ना देके, जब वो एनिमल से उसकी कटिंग होके मसल्स जो भी है, नॉन वेज जो फूड बनता है, उस फूड को लॉन्ग टर्म रिटेन करने के लिए, रखने के लिए एंटीबायोटिक उसके अंदर में डाले जाते थे, वो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन था। लेकिन अभी जो रेस्ट्रिक्शन है, जब वो लिविंग एनिमल है, उसी टाइम पे जो एंटीबायोटिक दी जाती है वेटनरी डॉक्टर द्वारा, वो जो है उसको उसके ऊपर में रेगुलेशन, प्रोहिबिशन, रेस्ट्रिक्शन या फिर आपका पूरा बैन कर दिया जाएगा। आइए इस चीज को अभी डिटेल में समझते हैं। डिटेल में समझने से पहले एक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं। चहल एकेडमी लाए हैं एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर, जिसमें हमारी जो ऑनलाइन जो बैचेस की जो फीस थी 99,999 से जस्ट 49,999 कर दी गई है, और रिकॉर्डेड लेक्चर की जो फीस थी वो 24,999 से जस्ट 19,999 कर दी गई है। आप इस कोड को यूज कर सकते हैं NK50 और स्पेशल डिस्काउंट ये ले सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक को क्लिक करके आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। बात करते हैं पर्टिकुलर टॉपिक की, तो बहुत दिनों से मैं ये न्यूज में था, लेकिन फाइनली एफएसएसएआई ने, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस तरह का अमेंडमेंट कर दिया है, जिसको अगले साल से लागू भी कर दिया जाएगा। एफएसएसएआई बैन यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द फूड एनिमल्स। ध्यान रखिएगा, अभी ह्यूमंस के लिए ये अभी बैन नहीं है, ये सिर्फ वो एनिमल जिनसे कोई फूड आता है, यानी कि मीट हो गया या फिर किसी तरह का कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो मीट के जैसा है, या फिर मिल्क प्रोड्यूस किया जाता है, या फिर एग आता है। तो अगर ये एनिमल उस पर्टिकुलर फार्म के अंदर में अगर बीमार होते हैं, तो जनरली उनको बीमारी से ठीक करने के लिए उनको एंटीबायोटिक दिए जाते थे। अब कुछ एंटीबायोटिक्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है और बैन कर दिया गया है, या फिर कुछ को प्रोहिबिट ही कर दिया गया है। उनका यूसेज अब अलाउड नहीं होगा या फिर रेगुलेट किया जाएगा। अर्ली रेगुलेशन बैन द यूज ऑफ, यानी इससे पहले जो था एंटीबायोटिक के ऊपर में, वो सिर्फ प्रोसेसिंग स्टेज में था, यानी जब वो इंडस्ट्री में आ जाता है और लॉन्ग टर्म उसको रिटेन करने के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए उसको स्टोर करने के लिए जो प्रोसेसिंग की जाती थी। उदाहरण के तौर पे अगर इससे थोड़ा साइड हटके हम सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें कि क्या मतलब है प्रोसेसिंग का, मान लीजिए कि हमारे पास टोमेटो है, तो टोमेटो जो है, टोमेटो से प्यूरी बनाई जाती है, और बट प्यूरी जो है वो हफ्ता 10 दिन के अंदर में खराब हो सकती है। तो जो केचप है उसको लॉन्ग टाइम रिटेन करने के लिए उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स और एंटीबायोटिक्स को डाला जाता है। उस लेवल पे पहले रेस्ट्रिक्ट किया गया था, यानी जिस टाइम पे टोमेटो को बनाया जा रहा है उस टाइम पे इसको रेस्ट्रिक्ट नहीं, लेकिन टोमेटो से जो फूड इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर में जब ये जाता है अपने एक तरीके से वैल्यू एडिशन के लिए, तो उस टाइम पे उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाता था। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम फूड के अंदर यानी क्रॉप के अंदर अगर किसी पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर को बैन करते हैं, तो वैसे ही कुछ स्टेज यहां पे जनरेट किया गया है। यानी जिस टाइम पे मिल्क को बहुत लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करने के लिए जो एंटीबायोटिक डाले जाते हैं, एग को स्टोर करने के लिए जो वहां पे एंटीबायोटिक यूज किए जाते हैं, और जो मीट और प्रोडक्ट को जो स्टोर करने के लिए एंटीबायोटिक यूज किए जाते थे, वो तो पहले से ही बैन किए गए थे काफी सारे एंटीबायोटिक्स। बट अब जो एनिमल जो ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, इस तरह का फूड प्रोवाइड करते हैं, उनके अंदर भी यूज होने वाले एंटीबायोटिक्स को प्रॉपरली रेगुलेट किया जाएगा या प्रोहिबिट, बैन, रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। आइए इस चीज को और डिटेल में समझते हैं। अक्टूबर 2024 लास्ट मंथ में अगर हम देख रहे हैं, एफएसएसएआई का पहला अमेंडमेंट किया जाता है 2024 के अंदर में, जो कि 1 अप्रैल 2025 से इंप्लीमेंट भी कर दिया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं, फूड एनिमल्स के प्रोडक्ट्स से रिलेटेड ही है, हम ह्यूमंस के लिए अभी एप्लीकेबल नहीं होगी। तो जो भी एनिमल मिल्क प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिनसे मीट बनता है, पोल्ट्री चीजें बनती है, एक्वा कल्चर होता है जैसे फिश और ये सारी चीजें, तो वहां पे हम एंटीबायोटिक्स को यूज नहीं कर सकते हैं।
प्रोहिबिशन ऑफ द एंटीबायोटिक्स एट एनी स्टेज, यहां पे वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी स्टेज में, यानी चाहे वो प्रोसेसिंग हो या फिर बिफोर प्रोसेसिंग, जिस टाइम पे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एग देने से पहले या फिर मीट प्रोड्यूस होने से पहले उस एनिमल के अंदर यूज होने वाले एंटीबायोटिक्स को अभी प्रॉपरली देखा जाएगा और कुछ को अलाउ किया जाएगा और कुछ को अलाउ नहीं किया जाएगा। मिल्क प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जहां से मीट मिलता है, मीट के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, पोल्ट्री, एग और एक्वाकल्चर जो प्रोडक्शंस है, उन सभी एनिमल्स को एंटीबायोटिक के इस प्रभाव से बचाया जाएगा। इनडायरेक्टली हम ह्यूमन के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, क्योंकि देखा गया है कि जब ये एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में दिए जाते हैं तो वो जो एंटीबायोटिक्स है, जब हम इन लोगों को, इन चीजों को कंज्यूम करते हैं कुछ लोग, वो उनकी बॉडी में भी चला जाता है। और अब ऐसी कंडीशन में एंटीबायोटिक गया है लार्ज क्वांटिटी में कि अब बैक्टीरिया उसके अगेंस्ट ऑलरेडी रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर चुका है लॉन्ग टाइम एक्सपोजर की वजह से, और अब डिजीज हमारी क्योर नहीं हो पाएंगी। एंटीबायोटिक जो बैन किए गए हैं, प्रॉपरली प्रोहिबिट किए गए हैं, यानी इसको आप यूज नहीं कर सकते, कार्बाडॉक्स, क्लोरमफेनिकोल, कोलिस्टिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड इट्स जो मेटाबॉलिक डेरिवेटिव्स हैं इसके, यानी कि डाइहाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसिन को भी बैन कर दिया गया है, सल्फामिथॉक्सेडोल को भी बैन कर दिया गया है, यानी ये 5 एंटीबायोटिक्स अब यूज नहीं कर सकते। यूपीएससी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछ चुका है पास्ट ईयर्स के अंदर में, आप पीवाईक्यू जाके देखिएगा, जिसमें बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक्स पूछे गए हैं जो अभी रिसेंटली बैन किए गए हैं या फिर बैन करने वाली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 3 क्लासेस ऑफ एंटीबायोटिक प्रोहिबिट, यानी इनकी अगर क्लासेस कैटेगरी देखें, केमिकली अगर उसको देख कैटेगराइज किया जाए तो ग्लाइकोपेप्टाइड्स, नाइट्रोफुरान्स और नाइट्रोइमिडाजोल्स की कैटेगरी के जितने भी हमारे एंटीबायोटिक्स थे उनको बैन कर दिया गया है। फर्दर अगर हम देखें, कुछ एंटीबायोटिक्स को और ऐड कर दिया गया है रेगुलेशन वाली लिस्ट में। रेगुलेशन का मतलब है कि इसको देखा जाएगा, यानी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, एफएसएसएआई डिसाइड करेगी कि कितनी क्वांटिटी में इसको देना चाहिए, कितनी क्वांटिटी हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज डेवलप करेंगी, और इसके अंदर जो एमजी वैल्यूज होती हैं उसको कितना रखा जाएगा। वो सारी लिस्ट में 5 और ऐड हो गई हैं, टोटल 27 अब हो चुके हैं। पहले इसमें 22 रेगुलेटेड एंटीबायोटिक्स हुआ करते थे, अभी 5 और इसमें ऐड हो गए हैं, जैसे एमॉक्सिसिलिन, सिफेक्सिलिन, जेंटामाइसिन, पेनिसिलिन। आप जानते होंगे 1927 में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली बार एक एंटीबायोटिक बनाई थी जिसका नाम था पेनिसिलिन। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक प्रोड्यूस एवर, यानी पहली जो प्रोड्यूस हुई थी। दूसरा है सल्फा मेथनेजाइन और फिफ्थ है हमारा सल्फा डाइमेथनोजाइन, यानी इस तरह के जो हमारी एंटीबायोटिक्स उसको रेगुलेट किया जाएगा, बैन नहीं किया गया है। रिवाइज्ड टॉलरेंस लिमिट, यानी टॉलरेंस लिमिट का मतलब है कि एनिमल्स को कितनी लिमिट में वो देना चाहिए और किन किन कंडीशन में देना चाहिए, वो भी यहां पे रिवाइज कर दिया गया है। टॉलरेंस लिमिट को किसी को इंक्रीज और किसी को डिक्रीज किया गया है। ज्यादातर एंटीबायोटिक्स की जो टॉलरेंस लिमिट है वो सेम है, लेकिन जो आपका सेफाटिराइल है और जो हमारा ट्राइमेथोप्रिम है, इसकी लिमिट को यहां पे बढ़ा दिया गया है। वेयर लिमिट हैव बीन इंक्रीज्ड फॉर मिल्क के लिए इसकी लिमिट को बढ़ा दिया कि आप इसको अब यूज कर सकते हैं। हनी प्रोडक्शन के लिए जो हनी बीज को एक तरीके से रखा जाता है, और हनी बीज यहाँ पे भी जो एंटीबायोटिक उनके फूड में कई बार डाला जाता है ताकि वो उनकी डेथ ना हो जाए, तो वहां पे भी रेस्ट्रिक्ट किया गया है। प्रोहिबिशन ऑफ एंटीबायोटिक ड्यूरिंग हनी बी प्रोडक्शन भी। यहाँ पे MRPL फॉर 9 एंटीबायोटिक रेज्ड फ्रॉम 5 माइक्रोग्राम पर केजी से लेकर 10 माइक्रोग्राम पर केजी तक कर दिया गया है, एक्सेप्ट फॉर द क्लोरमफेनिकोल। क्लोरमफेनिकोल को छोड़ के बाकी जो MRPL है, मैक्सिमम रेसिड्यू परफॉर्मेंस लिमिट, वो जो है वो अलाउ कर दी गई है। मैक्सिमम रेसिड्यू परफॉर्मेंस लिमिट, इसका मतलब है कि एक एनिमल कितना बियर कर सकता है।
यानी एक टाइम पे उसको कितना हमें देना चाहिए। तो हनी बी के अंदर में भी इस जो लिमिट है उसको पर केजी के हिसाब से, यानी पर केजी अगर क्वांटिटी है तो उसमें कितना ग्राम हम मैक्सिमम दे सकते हैं उसको बढ़ा दिया गया है, 10 ग्राम इसको अलाउ कर दिया गया है। लेकिन इसमें एक एंटीबायोटिक क्लोरामफेनिकोल की जो लिमिट है उसके अंदर में कोई चेंज यानी नहीं किए गए हैं। वहां पे हमारा जो लिमिट है वो एज इट इज बनी रहेगी, मैक्सिमम रेसिड्यू परफॉर्मेंस लिमिट। यानी ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिस लिमिट में अगर दिया जाए तो एनिमल पे मैक्सिमम एफिशिएंसी में वो काम करेगा। इससे ज्यादा या इससे कम में अगर देते हैं डेफिनेटली उसमें डिजीज पे भी असर नहीं पड़ेगा और एनिमल भी डिटीरिएट होगा इंटरनली। अगर हम एक लिस्ट की अगर हम बात करें 2024 के इस अमेंडमेंट से पहले क्या था और उससे बाद में क्या है, तो हम अगर इसमें देखते हैं तो फूड प्रोसेसिंग एनिमल्स, पाउल्ट्री, एक्वाकल्चर फार्मिंग, एनिमल फीड सप्लीमेंट्स, प्रोहिबिशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यानी यहां पे मैन्युफैक्चरिंग, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन तीनों चीज पे बैन है अगर वो एनिमल से रिलेटेड आप बना रहे हैं। इसमें दो आते हैं, कोलिस्टिन और उसके जो फॉर्मुलेशंस है उसको पूरी तरीके से प्रोहिबिट किया गया था। यहां पे अगर हम दूसरे देखें, एग्रीकल्चर में यूज होने वाले जो हमारे एंटीबायोटिक्स है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लाइन, इसके अंदर भी इंपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग को बैन कर दिया गया है। अगर हम बात करें एक्वाकल्चर के अंदर में, यानी पानी के अंदर में जहां हम कल्चर करके प्लांट्स और एनिमल्स को ग्रो करते हैं, तो वहां पे भी एक्वाकल्चर के अंदर में जो हमारा नोटिफाई किया गया है और सुपरसेशन ऑफ दिस गाइडलाइन सेम सेट ऑफ एंटीबायोटिक प्रोहिबिट, यानी इसके यूज को कोस्टल एरिया के अंदर में इसके यूज को बैन कर दिया गया है, जिसके अंदर में नाइट्रोफुरान्स, पेमिटोडोन, फूरा जो माइट्स है, नाइट्रोफुरामिटॉन्स है, आपके अंदर रोनिडाजोल्स है, सल्फानमाइड्स है, फ्लोरिक्विनिनॉल्स है, ग्लाइकोपेप्टाइड्स हैं, क्लोरामफेनिकोल्स है, नियोमाइसिन है, नेटिडियोनिक है, सल्फामेथॉक्सिडोल है, डेप्सॉन है, ये सारी चीजों को बैन कर दिया गया था पहले 2024 से। अब एक न्यू लिस्ट के अंदर में पूरे सेक्टर में, यानी आप सिर्फ यानी आप जो प्रोसेसिंग है उस टाइम पे नहीं, पहले भी जब आप एनिमल को क्योर कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी कुछ एंटीबायोटिक्स को यहां पे बैन कर दिया गया है, जिसके अंदर में सबसे पहला है ग्लाइकोपेप्टाइड्स और उसके जो फॉर्मुलेशंस है उसको बैन कर दिया गया है। नाइट्रोफुरान्स को भी बैन कर दिया गया है, नाइट्रोफुरानिटॉन्स को भी बैन कर दिया गया है, नाइट्रोइमिडाजोल्स को भी बैन कर दिया गया है, डाइमेट्रिडाजोल को भी बैन कर दिया गया है, यहां पे हाइड्रोक्सीप्योनिडोजोल को भी बैन कर दिया गया है। 5 और ऐड किए गए हैं जो अभी मैंने बताया था, कार्बोडॉक्स को, क्लोरामफेनिकोल को, कोलिस्टिन को, स्ट्रेप्टोमाइसिन को और सल्फामेथोक्सोजोल को भी बैन कर दिया गया है। ये आपके लिए खासा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसको प्रॉपरली आपको पढ़ना पड़ेगा और इसको याद रखना पड़ेगा फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन। अब अगर हम बात करते हैं एंटीबायोटिक और उसका स्टेटस, एफएसएसएआई रेगुलेशन 2018 में किस किस के ऊपर रेगुलेट किया गया था और 2024 में किस किस को रेगुलेट किया गया था, ध्यान रखिएगा। इससे पहले जो हमने लिस्ट देखी है वो प्रोहिबिशन की है, यानी यहां पे यूज आप नहीं कर सकते बिल्कुल भी। यहां पे जो लिस्ट है दैट इज रेगुलेशन लिस्ट। रेगुलेशन का मतलब है उसके कितना प्रोड्यूस किया जाएगा, एनिमल को कितना दिया जाएगा, कितनी क्वांटिटी में दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, ये सारी चीजें जिसमें मेंशन है। अगर हम 2018 में देखें तो हाईएस्ट प्रायोरिटी क्रिटिकली इंपॉर्टेंट एंटी माइक्रोबियल्स जो थे उनको रेगुलेट किया जा रहा है। यहां पे अगर हम देख पा रहे हैं तो सबसे पहला है सेफ्टियोफुर, दूसरा है डेनोफ्लैक्सिन और तीसरा है हमारा फ्लूबिक्विन, यानी इसको एज इट इज यहां पे भी रेगुलेट किया जा रहा है। दूसरी कैटेगरी में अगर हम देखें सेफ्टिनॉन, सल्फेट, कोलिस्टिन, एंड्रोफ्लैक्सिन, ये जो है पहले रेगुलेट किए गए थे, यहां पे इसको मेंशन नहीं किया गया है, यानी इसको अब रेगुलेट यानी एक तरीके से अलग ही कर दिया गया है, कोई रेगुलेशन नहीं चलेगा, इसको प्रोहिबिट भी कर दिया गया है। क्रिटिकली इंपॉर्टेंट एंटी माइक्रोबियल CIA वो बिल्कुल एज इट इज रेगुलेटेड रहेंगे। वहां पे अगर हम रहेंगे एप्रामाइसिन, एराइथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन, टाइलोसिन, ये रिटेन्ड ऐसे ही रिटेन्ड रहेंगे। और हम अगर देखें टिल्मीस्कोसिन और
टिवालोसिन, टार्ट्रेट, ये सभी जो है मेंशन नहीं किए गए हैं, यानी इनको रेगुलेट और इनको यूज ही अलाउ करना नहीं अलाउड है। यहाँ पे हाईली इंपॉर्टेंट एंटी माइक्रोबियल की अगर हम लिस्ट देखें तो एम्पीसिलिन जो सेप्टेक्ट्रिल है, सीफाफिरिन है, क्लोरोटेट्रासाइक्लाइन है, ये सारी चीजों को रिटेन कर दिया गया है। यहाँ पे इन चीजों को अमेंड कर दिया गया है और जो हमारे इंपॉर्टेंट एंटी माइक्रोबियल्स होते हैं उसको एज इट इज रहने दिया है, जैसे जो स्पेक्टिनोमाइसिन है, जिंक बैकिट्रेसिन है, इन सबको एज इट इज रहने दिया जाएगा, यानी रेगुलेट किया जाएगा। टियामुलिन हाइड्रोजन फ्यूमाराइड्स जो है वो मेंशन नहीं किया गया है, इसका मतलब यहाँ पे इसको अलाउ नहीं किया जाएगा, एनिमल्स को आप इसको नहीं लगा सकते हैं। नॉन मेडिकली इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस जो है फ्लेवोफॉस्फीफोफिलोफोटॉट, ये जो फ्लेवोमाइसिन है शॉर्ट में, ये मेंशन नहीं, यानी एक तरीके से अलाउ नहीं किया गया है। फर्दर अगर हम बात करें तो प्रोहिबिशन, यहां पे इस बार अमेंडमेंट में क्या एडिशन हुए, क्या नए चेंजेस आए हैं। प्रोहिबिशन ऑफ एंटीबायोटिक एट प्रोडक्शन स्टेज, यानी जिस टाइम पे प्रोडक्शन स्टेज है वहां तो हम पहले भी बैन था, अभी एक तरीके से बैन है, यानी उससे पहले भी, लेकिन इस बार बैन कर दिया गया है। इसके अंदर भी अगर हम देख रहे हैं तो भी जो भी मिल्क प्रोड्यूस होने वाले करने वाले एनिमल्स हैं, मीट प्रोड्यूस करने वाले, पोल्ट्री और एग और एक्वाकल्चर प्रोडक्ट जो है, उनका जो प्रोडक्शन जिस टाइम पे हो रहा है, यानी एनिमल्स के बाद वाला जो प्रोडक्शन जो इस टाइम पे हो रहा है, उस टाइम पे भी हम यहाँ पे यानी इन पर्टिकुलर मीट के अंदर में, मिल्क के अंदर में एंटीबायोटिक्स को नहीं डाल सकते हैं। एम्स टू प्रिवेंट द कंटेमिनेशन ऑफ द फूड विद एंटीबायोटिक दैट मे कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से बचने के लिए ऐसे स्टेप उठाए गए हैं। एडिशन ऑफ न्यू एंटीबायोटिक्स टू द रेगुलेट लिस्ट, अभी आपने जो लिस्ट देखी रेगुलेट लिस्ट के अंदर में और एंटीबायोटिक को हमने इसमें ऐड कर दिया है। यहां पे अभी 6 एंटीबायोटिक्स को इसमें ऐड कर दिया गया है, यानी रेगुलेशंस होंगे जिसके ऊपर में, यानी अगर हम बात करें एनिमल फूड सेक्टर से रिलेटेड तो एमॉक्सिसिलिन, जेंटामिसिन और सिफेलिक्सिन, इनको भी इसके अंदर में एक तरीके से मॉनिटर किया जाएगा। दूसरी अगर हम बात करेंगे तो दिस इंक्लूजन स्ट्रेंथन एफर्ट टू ट्रैक एंड रिड्यूस द मिसयूज ऑफ द एंटीबायोटिक्स दैट कुड कंट्रीब्यूट टू द AMR, यानी एक्स्ट्रा WHO की अगर हम माने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली, तो सबसे ज्यादा जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम रेस हो रही है उसका मेन रीजन है एक्सेसिव यूज और इम्प्रॉपर मेडिकेशन। यानी कई बार टीबी पेशेंट सपोज कीजिए 3 महीने का अगर उनका कोर्स है तो वो 2 महीने में ही उससे थक जाते हैं और अपने कोर्स को पूरा कंप्लीट नहीं करते हैं, जिसमें माइक्रोब जो और वायरस जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट है वो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर लेता है पूरी तरीके से। अगर यानी किसी पर्सन को पूरा तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, अगर उसको पहले ही उसको छोड़ देंगे तो हो सकता है कि वो अपने अंदर में रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर ले, यानी उस पर्टिकुलर माइक्रोब को या तो पूरा मार देना चाहिए या उसको पूरा म्यूटेट कर देना चाहिए, अदरवाइज वो जब नेक्स्ट टाइम ओरिजिनेट होगा या अपनी जब पावर को बढ़ाएगा तो पिछली वाली पावर से ज्यादा होगा और अब एंटीबायोटिक का कोई उसमें असर नहीं होने वाला है। प्रोहिबिशन ऑफ हाई रिस्क एंटीबायोटिक्स को प्रोहिबिट कर दिया गया है, यानी आप इसको यूज ही नहीं कर सकते हैं। यहां पे है सबसे पहले कोलिस्टिन, आपको एग्जाम के लिए याद रखना है कि ये पूरा बैन कर दिया है एनिमल फूड के लिए। दूसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसको आप यूज नहीं कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे AMR में, यानी एंटीबायोटिक बनाने में, रेजिस्टेंस बनाने में, तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस की वजह से इनको अभी बैन कर दिया गया है। कोलिस्टिन स्पेशली हम बात करें तो एक लास्ट रिजॉर्ट की तरह यूज किया जाता था, जब भी ह्यूमंस में हॉस्पिटल में अगर कोई हॉस्पिटलाइज है, ह्यूमन के अंदर में इंफेक्शन एकदम सीवियर लेवल का पहुंच जाता था, तो एक लास्ट रिजॉर्ट की तरह पे वहां पे कोलिस्टिन दिया जाता था, जिसकी वजह से, यानी एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो बहुत ही सीवियर लेवल के इंफेक्शन को भी खत्म कर सकता है। अगर ये इसके अगेंस्ट भी बैक्टीरियाज ने और जो हमारे माइक्रोब्स हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आ सकती है, यानी जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हमारा एंटीबायोटिक है वो भी काम नहीं करेगा इन फ्यूचर। रेगुलेशन भी की गई है हनी बी के अंदर में, जो हमारा मैक्सिमम रेसिड्यू परफॉर्मेंस लिमिट है, जो कि मैंने बताया था कि एक लिमिट से ज्यादा तो जो एंड्योरेंस लिमिट है उसकी नहीं होती है, तो माइक्रोब के हमें उसको कम करने के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं कि एनिमल के जो बियरेंस लिमिट है उसको एक पर्टिकुलर लिमिट में ही उसको दिया जाए।
रिवाइज टॉलरेंस लिमिट फॉर वेटरनरी ड्रग्स। वेटरनरी ड्रग्स जो होते थे उनकी टॉलरेंस लिमिट को वहां पे रिवाइज कर दिया गया है, जिसमें से जो सेफेक्सिट्राइल है और दूसरा जो ट्राइमेथोप्रिम है, ये एक तरीके से यहां पे इनके लिमिट को बढ़ा दिया गया, यानी आप इसको ज्यादा यूज कर सकते हैं। और वहीं पे कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे होंगे जिनकी लिमिट को कम कर दिया गया है। ये सारी चीजें आपको याद करके जानी पड़ेगी अपने एग्जाम के लिए। लैक ऑफ चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो लैक ऑफ रोबस्ट मॉनिटरिंग एंड टेस्टिंग सिस्टम, यानी जब हम देख पा रहे हैं कि ऐसे रिस्ट्रिक्शंस पहले भी आए हैं, पहली बार ऐसा नहीं है कि इसको इंप्लीमेंट किया गया है, बट इससे पहले जब भी आया है उसको प्रॉपरली मॉनिटरिंग ना होने की वजह से प्रॉब्लम और बड़ी है, कम नहीं हुई है। तो जरूरी है कि यहाँ पे जो भी हमारे पोल्ट्री फार्म्स होते हैं या फिर इस तरह की जो इंडस्ट्रीज है जो कि मीट प्रोड्यूस करती हैं, उनके ऊपर रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे रेड किया जाए, यहाँ पे टेस्टिंग की जाए, मॉनिटरिंग की जाए, इनके सैंपल्स को प्रॉपरली कलेक्ट किया करके उनमें टेस्टिंग की जाए, ताकि हमें पता चल पाए कि वो कितनी एंटीबायोटिक्स को यूज कर रहे हैं, जो कि अभी तक ज्यादा नहीं किया जाता था। अब जरूरत है इसको रोबस्ट करने की। इनएडिक्वेट एनफोर्समेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग रेगुलेशन, यानी इंप्लीमेंटेशन इशू परसिस्ट विद द एनफोर्समेंट ऑफ एंटीबायोटिक बैन लाइक द बैन ऑन द कोलिस्टिन, जो कि 2019 में ही एनफोर्स कर दिया गया था, लेकिन अभी तक अगर हम देखते हैं नो पब्लिकली अवेलेबल डेटा, यानी कोई ऐसा डेटा हमें नहीं मिल रहा है जहां पे हमें पता चले कि इसको 100% बैन कर दिया गया है इन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में एनिमल फूड बनाने के लिए। फर्दर अगर हम इसमें बात करते हैं यूज ऑफ एंटीबायोटिक इन एग्रीकल्चर, एंटीबायोटिक जो एग्रीकल्चर में यूज किए जाते हैं जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन कंटिन्यू टू बी यूज्ड इन द एग्रीकल्चर, वो कंटिन्यूअली ऐसे यूज किया जा रहेगा और उसमें कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है। यूज इन द एग्रीकल्चर विद सम ऑफ दीज प्रैक्टिस स्टिल नॉट फुली फेज्ड आउट, यानी कहीं पे जहां पे इनको फेज्ड आउट करना था यानी बैन करना था, वहां पे इन्होंने किसी को कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स ने इसको बैन नहीं किया है। कंटिन्यू आज भी इसको यूज किया जा रहा है, जो कि एक एंटीबायोटिक की कैटेगरी में आता है। द लैक ऑफ अल्टरनेटिव फॉर सम एंटीबायोटिक्स, एक प्रॉब्लम ये भी है कि अगर हमें एंटीबायोटिक बैन कर दिए जाएंगे तो उनका ऑल्टरनेटिव भी तो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। वहां पे कहीं पे इंडस्ट्री की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब बात है ये कि हम एंटीबायोटिक में ऐसे एंटीबायोटिक क्यों नहीं डेवलप कर पा रहे हैं जिनके अगेंस्ट हमारे जो माइक्रोब्स हैं वो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस पावर डेवलप ना कर पाए। तो सारी बात हमारी घूम फिर के आती है पैसों के ऊपर, क्योंकि मनी और रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा मनी लगती है। तो अगर आप ऐसा बोलेंगे कि मनी को एक बहुत बड़ा इशू नहीं है यहाँ पे, डेफिनेटली हमारे पास बहुत सारी ऐसी एंटी कैंसर ड्रग्स अवेलेबल है जिससे कैंसर भी काफी हद तक क्योर हो जाता है, यानी उसको भी पेशेंट को हम कुछ लाइफ प्रोवाइड कर सकते हैं। जब हमारे पास इतने बड़े लेवल पे एंटी कैंसर ड्रग्स बन सकते हैं, उदाहरण के तौर पे जो सोराफेनिप्टोसाइलेट है जो बेयर्स बनाती थी, जिसका लेकिन जो कॉस्ट है वो 4 लाख रुपए महीना है, यानी अगर कोई कैंसर पेशेंट को सोराफेनिप्टोसाइलेट एंटी कैंसर ड्रग बेयर की ये ड्रग दी जाती है, उसको 4 लाख रुपए महीना देना पड़ेगा। ऊपर से हॉस्पिटल का खर्चा अलग होगा, बाकी हेल्थ के ऊपर खर्चा अलग होगा, तो 4 से 5 लाख रुपए एक पेशेंट के ऊपर लगेंगे। अगर आप सुपर रिच हैं तो डेफिनेटली ये अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन इंडिया जहां पे बहुत सारे लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं और मॉडरेट फैमिलीज के अंदर भी मीडियम स्केल फैमिली के अंदर भी हम देख रहे हैं कि इतनी महंगी मेडिसिन को अफोर्ड नहीं किया जा सकता। साल भर का लगभग 50 लाख रुपए, और अगर ये जो मेडिकेशन है सपोज इफ इट इज लास्ट फॉर 4-5 ईयर्स तो 2 से 2.5-3-4 करोड़ रुपए तक चाहिए इस तरह की मेडिसिन को अफोर्ड करने के लिए। ज्यादातर फैमिली इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगी इंडिया जैसी कंट्री में। तो यहां पे सवाल आता है कि ये जो पर्टिकुलर कंपनीज हैं तो ये ऐसे ड्रग्स को बहुत अच्छी तरीके से बना पा रही है, तो यहां पे सबसे मेन फैक्टर है इनका जो कॉस्ट है, यानी इसको जो प्रोड्यूस करने का कॉस्ट है सिर्फ 2300 रुपए आता है। यानी एक जो जिसका मैंने एग्जांपल दिया सोराफेनिप्टोसाइलेट, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कुछ टाइम पहले बैन भी कर दिया बेयर्स की इसके पर्टिकुलर प्रोडक्ट को,
उस प्रोडक्ट का जो खर्चा है अगर हम मैक्सिमम कॉस्ट देखें तो सिर्फ 2300 रुपए आता है, जो कि लगभग 4.5 लाख रुपए में बिकता है। यानी पर प्रॉफिट को अगर हम देखेंगे तो लाख टाइम्स यहां पे प्रॉफिट हमें दिख रहा है, 1000 टाइम्स यहां पे प्रॉफिट बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम यहां पे एंटीबायोटिक की बात करें तो ऐसा कौन सा एंटीबायोटिक आज तक आपने सुना है जिसका कॉस्ट लाखों में हो, यानी जिसको खरीदने जाएं और आपको कुछ लाख रुपए पे करने पड़े? डेफिनेटली नॉट। यहां पे हमारी जो एंटीबायोटिक्स का जो फाइनल जो सेलिंग प्राइस है वो बहुत ज्यादा कम होता है। यानी एक नॉर्मल अगर हम एंटीबायोटिक की बात करेंगे तो 1 रुपए से लेकर 20-50 रुपए तक में आपको मैक्सिमम एंटीबायोटिक्स मिल जाते हैं। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं जो थाउजेंड्स में आते हैं बट लैक्स को टच नहीं कर पाते हैं। इसी यही एक मेन रीजन है। यानी अगर आपका एंटीबायोटिक 50 पैसा में बिकेगा और आपका जो इनपुट कॉस्ट है वो 40 पैसे है, सो सिर्फ 10 पैसा आपका प्रॉफिट है, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। और ये इंडस्ट्रीज जो है बहुत ज्यादा R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करती है, जिसकी वजह से AMR की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। इससे रिलेटेड रेड लाइन कैंपेन हो चुके हैं, गवर्नमेंट की NGOs बहुत सारे पार्टिसिपेट करती हैं इस तरह के कैंपेन में, फिर भी इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज को रोका नहीं जा रहा है। ये जो एंटी कैंसर ड्रग है बहुत अच्छे रिसर्च करती है क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा है, वहीं पे जो एंटीबायोटिक्स है उसमें रिसर्च नहीं करती है क्योंकि प्रॉफिट मिनिमम है। गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे जिसमें इन कंपनीज को एक एंटीबायोटिक बनाना मैंडेटरी कर दिया जाएगा और उसके अंदर में ये R&D करना जरूरी होगा। दूसरी अगर हम बात करें तो लिमिटेड पब्लिक अवेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी जो मैं बात आपको बता रहा हूं शायद आपको पहले शायद नहीं पता होगी, तो डेफिनेटली ऐसी अवेयरनेस इंडिया के अंदर में नहीं है जहां पे खुद जो कंज्यूमर है वो इस चीज को उठा सके, गवर्नमेंट के सामने इस सवाल को रख सके कि क्यों आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज को एंटीबायोटिक के अंदर में रिसर्च करने के लिए फोर्स नहीं कर पा रहे हैं। वहीं पे जो एंटी कैंसर और दूसरे जो थ्रेटनिंग डिजीजेस से रिलेटेड जो ड्रग्स हैं वो उसमें करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे कोरोना जब वैक्सीन आती है तो उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने 1-1.5 साल के अंदर ही वैक्सीन को मार्केट में ले आया। यानी यहां पे दिखाता है कि प्रॉब्लम सिर्फ एक जगह नहीं है, मल्टीपल डायमेंशंस इसकी देखनी पड़ेगी। यानी इकोनॉमी भी इसका एक रीजन है, गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है वो भी इसका एक रीजन है, बैक्टीरिया भी इसका एक रीजन है, और जो WHO ने जो आपको बताया है, हमें बताया है कि एक्सेसिव यूज को यानी कंज्यूमर भी इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। फर्दर अगर हम बात करते हैं तो वे फॉरवर्ड इसमें क्या हो सकता है, हमें मॉनिटरिंग और टेस्टिंग फैसिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा, जैसे कि हमारा मास स्पेक्ट्रोमेट्री है या फिर HPLC है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अब इसके अंदर में जनरली क्या होता है, अब इंडस्ट्रीज कहां पे हमें फूल बना लेती है, कई बार ये ऐसे कुछ कंपाउंड्स को यूज करती हैं जो दूसरे कंपाउंड जो कि बहुत ही महंगे आते हैं उसकी कॉपी बना लेती है। एक तरीके से बायोपायरेसी इसके अंदर में हो जाती है, काउंटर फीटिंग इसके अंदर में हो जाती है जो कम इफेक्टिव है। उदाहरण के तौर पे अगर X कोई पर्टिकुलर एजेंट है जिसको बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक है, लेकिन X का ही एक दूसरा जो सस्ता कॉपी है जो एंटीबायोटिक की तरह तो काम करेगा लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं है, तो X डैश को अपनी मेडिसिन के अंदर में, ड्रग वैक्सीन के अंदर में डाल देती है। जब गवर्नमेंट इनको जब इनके ऊपर टेस्टिंग करती है तो वो इतने माइन्यूट स्केल पे डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं और उनको अप्रूवल मिल जाता है। बट अब ऐसा नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू FSSAI हम हर लेवल पे हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी करेंगे जिसमें हर एक कंपोनेंट्स को जो भी उस पर्टिकुलर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन के अंदर में है उनको सबको सेपरेट किया जाएगा और बहुत ही सिमिलर कंपाउंड्स को भी सेपरेट करने की टेक्नोलॉजी रखता है ये पर्टिकुलर HPLC। दूसरी अगर हम बात करें तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री, मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो हमारा चार्ज बाय मास रेशियो होता है उसको मेजर करता है। उदाहरण के तौर पे ये इस तरह की टेक्नोलॉजी है जिसमें हम
लाइट पास करके और एंगल्स के बेसिस पे, उसके क्रिटिकल एंगल्स के बेसिस पे ये पता लगा सकते हैं कि उसके अंदर में क्या क्या मटेरियल्स प्रेजेंट है, कौन कौन से ड्रग्स उसके अंदर में प्रेजेंट है। तो अगर इसको लार्ज स्केल में इंप्लीमेंट किया जाएगा तो गवर्नमेंट इजीली एक डिसीजन ले सकती है कि इसको हमें बैन करना है, रोकना है, या फिर इसका पीछे क्या रीजन है जिसकी वजह से AMR बढ़ता चला जा रहा है। एनफोर्समेंट और पेनल्टी मैकेनिज्म को नो डाउट बढ़ाना चाहिए, यानी जो भी कंपनी इस तरह की हरकतें करती हैं, R&D में ज्यादा पैसा नहीं खर्च करती हैं, बार बार सेम ड्रग के एक छोटे माइनर जो चेंजेस है उसके अंदर ला के रीपेटेंटिंग कर लेती है। जैसा कि आप जानते होंगे कि इंडिया के अंदर में सिर्फ 20 साल के लिए आपको पेटेंट राइट दिया जा सकता है, लेकिन अगर हम देखते हैं 2016 से पहले यहां पे इंडिया के अंदर में अगर आप माइनर मॉडिफिकेशन करते थे अपनी मेडिसिन के अंदर में, यानी आपने जस्ट एक दो थोड़े से सॉल्ट उसके अंदर में ऐड कर दिए, कुछ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया, तो आप रीपेटेंट ले सकते थे 20 साल के लिए दोबारा से। लेकिन अब ये अलाउड नहीं है। अगर आपको दोबारा से रीपेटेंट कराना है तो आपको उसके अंदर में मेजर चेंजेस लाने होंगे। मेजर चेंजेस लाने के लिए क्या होता है, ऑलरेडी आपकी 20 इयर्स तो वो मार्केट में वो पर्टिकुलर मेडिसिन बिक रही है, अगर उसके अंदर उसी के अंदर में आप मेजर चेंजेस ले आएंगे तो अब भी उसकी मार्केट नहीं बढ़ेगी। उदाहरण के तौर पे जो गाड़ियां होती है, कार्स होती हैं, उसके अंदर में हर साल एक मॉडिफिकेशन की जाती है ताकि जो कस्टमर है उसके अंदर एक क्यूरोसिटी रहे और वो उसको प्रोडक्ट को खरीदने के लिए उत्साहित रहे। लेकिन अगर कोई नई कार उससे बेटर अगर आ जाती है तो डेफिनेटली डाइवर्जन उस तरफ हो जाएगा। यानी ये जो इंडस्ट्रीज है उसको रीपेटेंट ना कराते हुए, यानी मेजर चेंजेस में उनको रीपेटेंट जो करेगा, यानी वो चाहती हैं कि ऐसा ना करना पड़े, हमें जो मेजर चेंजेस करने हैं उसके लिए हम एक दूसरी मेडिसिन का ही अलग से पेटेंट राइट ले ले जहां पे सारी प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है। यानी जो प्रीवियस मॉडिफिकेशंस है उसमें मेजर चेंजेस नहीं आ पाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रीजन है AMR डेवलप होने का। तो जरूरी है कि इनके अंदर में पेनल्टीज और डीप, यानी इनके अंदर में इंस्पेक्शंस हो और इनके ऊपर में जो ऑडिट हो प्रॉपरली, जो अभी भी होते हैं बट बहुत बड़े लेवल पे हमें इसको करना पड़ेगा। अवेयरनेस और कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ानी पड़ेगी। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो ये करना चाहती है लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, तो माइक्रो फाइनेंसिंग, लोन फैसिलिटीज, लो इंटरेस्ट फैसिलिटी, ये सारी उनको प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो भी रिसर्च कर सके। वर्कशॉप करनी चाहिए स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर में टू हेल्प देम मीट द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जितनी भी है उसके हिसाब से इसको करना चाहिए। लोगों को पढ़ाना चाहिए। हमें अपने स्कूल के अंदर में इस तरह के जो टॉपिक्स हैं, एनवायरमेंट और हमारे जो ड्रग्स और जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनको और ज्यादा ऐड करना चाहिए। इसको 2018 में ऐड भी किया गया था लेकिन पूरी तरीके से इसको ऐड नहीं किया गया। जरूरत है कि हर बच्चे को, हर एक एडल्ट को और हर एक जो आपके जो एक तरीके से जनरेशन में जो लोग जा रहे हैं उनको भी ये पता होना चाहिए कि किस तरह की मेडिसिन और किस तरह के माहौल में वो रहते हैं। तो राइट टू नो का आपका एक तरीके से राइट है जो वो आपको मिलना चाहिए। फेज आउट एग्रीकल्चरल यूज ऑफ द एंटीबायोटिक्स, यानी यहां पे बोला गया है कि एंटीबायोटिक्स में जो ज्यादातर यूज होने वाले हैं जो बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और बायो मैग्निफिकेंट है। बायो मैग्निफिकेंट का मतलब होता है कि वो एक तरीके से आपकी बॉडी में भी चला जाए ट्रॉफिक लेवल के अंदर में आगे, और हर ट्रॉफिक लेवल में कॉन्सेंट्रेशन 10 टाइम्स बढ़ जाती है, क्योंकि कोई भी फूड आप सिर्फ एक बार नहीं खाएंगे, मल्टीपल टाइम्स खाएंगे। तो अगर सेम फूड, कंटैमिनेटेड फूड को जिसके अंदर में एंटीबायोटिक है, बार बार अगर खाएंगे तो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाएगा एंटीबायोटिक, और उसकी वजह से जो आपकी बॉडी के अंदर में माइक्रोब प्रेजेंट है वो और लॉन्ग टाइम एक्सपोजर की वजह से AMR डेवलप कर सकता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अकॉर्डिंग टू WHO, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनको हमें इंक्लूड करना चाहिए, NGOs को इंक्लूड करना चाहिए, जो हमारी स्पेशली वेटरनरी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उनको कोलैबोरेट करना चाहिए बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ में, ताकि उनकी भी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो बढ़ पाए। फेजिंग आउट ऑफ क्रिटिकली इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक जो होते हैं, बहुत ज्यादा क्रिटिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको फेज आउट कर दिया जाए तो ज्यादा बेटर है। डेवलप फेज्ड रिडक्शन प्लान फॉर द यूज ऑफ CIA, जैसे कि सेफ्टियोफुर, जैसे कि एंड्रोफ्लॉक्सेसिन, ये जो फूड के अंदर, फूड एनिमल्स के अंदर यूज किया जाता है, इसको पूरा प्रॉपरली बैन कर देना चाहिए। इंसेंटिवाइज एंटीबायोटिक फ्री प्रैक्टिसेस बाय ऑफरिंग बेनिफिट्स सच एज
टैक्स बेनिफिट उनको अगर मिल जाए, प्रीमियम बेनिफिट अगर उनको मिल जाए, एंटीबायोटिक फ्री प्रोडक्ट्स अगर ये मिल जाए, यानी इस तरह से कंपनीज की कैपेसिटी बिल्डिंग अगर गवर्नमेंट कर पाए तो हो सकता है कि ये भी अपनी तरफ से प्रॉफिट ज्यादा मिलने की वजह से ये उसके ऊपर में रिसर्च कर पाए। तो प्रॉब्लम सिर्फ एक जगह नहीं है जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको यूपीएससी में पूछे जाएंगे। हालांकि एक बार ऑलरेडी ये इस तरह से जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। फ्यूचर में भी जब इस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो डेफिनेटली ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्पेशली अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है, जब आपका पेपर होगा 1 अप्रैल 2025 में जो इंप्लीमेंट हो रहा है और उसी के आसपास में आपका एग्जाम होगा, तो डेफिनेटली पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के स्टेप को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। आज का आपके लिए एक ऐसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेकर आए हैं मेंस के लिए। डिस्कस द की प्रोविजन ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड कंटामिनेटेड टॉक्सिन एंड रेसिड्यू फर्स्ट अमेंडमेंट रेगुलेशन 2024 नोटिफाइड बाय FSSAI। इसके बारे में डिस्कस करना है आपको कि किस तरीके से ये प्रोविजंस इन्होंने क्या क्या लेकर आए हैं। हाउ डू these amendment address the issue of the antibiotic use in the food animal production and what challenges remain in their effective implementation to combat antimicrobial resistance in India। जो मैंने आपको सारे टॉपिक्स के बारे में बताया है, डिस्क्रिप्शन दिया है, उन सारी नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को यूज करके इसका एक 250 वर्ड में आंसर को अटेम्प्ट करके देखिए। और इसी तरह के जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए बना रहे हैं, इनको रेगुलर बेसिस पे देखने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।